क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है ज्वार फसल उन्नयन, या इसको बोलते हैं सोरगम क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसके सामान्य नाम आपको पता होने चाहिए। इसके जो कॉमन नेम है, ज्वार बोलते हैं इसको, या जोना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जोला, या फिर सोरगम बोल देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम है इनके। इसके बॉटनिकल नेम की बात करें, वनस्पतिक नाम की बात करें, तो जो इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है या कृष्य जाति है ज्वार की, वो कौन सी है अभी, सोरगम बाइकलर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी फैमिली आपसे पूछी जा सकती है, तो फैमिली या कुल कौन सा है इसका, ग्रेमिनी या पोएसी बोल देते हैं इसको। अब ज्वार जो है ये C4 पादप है या C4 प्लांट है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो ज्वार, दूसरा है मक्का और तीसरा है गन्ना। ये तीन पौधे ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, सोरगम, मेज एंड सुगर केन, ये तीन क्रॉप्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और वीट यानी गेहूँ, राइस यानी धान, ठीक है, और बाजरा, ये तीन क्रॉप्स ऐसी हैं जिनके प्लांट्स कैसे होते हैं, C3 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अब C4 प्लांट्स क्या होते हैं भी, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ पौधों के अंदर एक नई अडेप्टेशन या नया अनुकूलन जो है वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इनमें C3 चक्कर यानी जो कैल्विन साइकिल है या कैल्विन चक्कर है, उसके साथ साथ C4 चक्कर या C4 साइकिल भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर। तो C4 साइकिल जो है या C4 चक्कर जो है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करना या कलेक्ट करना। ठीक है, ताकि कमी ना हो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकाश संश्लेषण के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ज्वार क्या अभी C4 प्लांट है या C4 पादप है। उसके बाद इसकी जातियाँ और गुणसूत्र संख्या, इसकी जो स्पीसीज़ हैं एंड क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो इसमें 3 स्पीसीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, सोरगम हेलीपेंस। सोरगम हेलीपेंस जो है ये वाइल्ड स्पीसीज़ है, जंगली जाति है, जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 40। ठीक है, 2n = 40। इसको जॉनसन ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। ये राइजोमेटस होती है या प्रकंदीय होती है। इसका क्या मतलब है अभी, इसके अंदर जो स्टेम है इसका या तना है, उसका अधिकांश भाग जो है वो ज़मीन के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, और जो ज़मीन के अंदर भाग है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो ज़मीन के अंदर का तने का भाग या स्टेम का जो पार्ट है, अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइजोम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें राइजोम उपस्थित होता है या प्रकंद उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्रकंदीय या राइजोमेटस। ये जो जाति है ये कैसी है अभी, बहुवर्षीय है या पेरेनियल है। ठीक है, मतलब इसका जो जीवन चक्र है वो कई वर्षों में, एक से अधिक वर्षों में पूरा होता है या 2 से अधिक वर्षों में पूरा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुवर्षीय या पेरेनियल। तीसरी स्पीसीज, दूसरी जो स्पीसीज है इसकी, वो कौन सी है अभी, सोरगम प्रोपिनक्वम। ठीक है, ये भी इसकी जंगली जाति है, वाइल्ड स्पीसीज है। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है, 2n = 20। ठीक है, ये भी राइजोमेटस है, प्रकंदीय है। इसमें भी राइजोम जो है वो ज़मीन के अंदर या अंडरग्राउंड जो है राइजोम उपस्थित होता है। ये भी बहुवर्षीय है या पेरिनियल है। इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 से ज़्यादा वर्षों के अंदर पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये 2 स्पीसीज़ हैं इसकी जो वाइल्ड हैं या जंगली हैं। तीसरी जाति की बात करें तो ये है अभी सोरगम बाइकलर। ये इसकी कैसी है, कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है या कृष्य जाति है। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या की बात करें तो कितने हैं अभी, 2n = 20, यानी कि 20 गुणसूत्र हैं। ये प्रकंद रहित है, लैक राइजोम। इसका मतलब इसमें राइजोम या प्रकंद का पूर्णतः क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर इसका तना नहीं होगा, ज़मीन के अंदर क्या होगा इसका, सिर्फ रूट सिस्टम या मूल तंत्र ही होता है। ठीक है, छोटा जीवन, शॉर्ट लिव्ड होता है ये इसका। हालांकि ये बहुवर्षीय है, पेरिनियल है, लेकिन फिर भी इसका जो जीवन काल है या लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है। ठीक है, पहली 2 जातियों की तुलना में तो शॉर्ट लिव्ड है या छोटा जीवन है इसका। और ये भी क्या है, बहुवर्षीय है या पेरिनियल है। ठीक है, 2 से अधिक वर्षों में इसका जो जीवन चक्र है वो पूर्ण होता है। तो ये 3 जातियाँ हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनके बारे में इनमें से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। अब ये वाली जो तीसरी जाति है इसकी या तीसरी स्पीसीज़ है, सोरगम बाइकलर, इसको फिर आगे 3 उपजातियों के अंदर विभाजित किया गया है या 3 सब स्पीसीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया गया है आगे। तो ये सब स्पीसीज़ कौन कौन सी हैं अभी, सबसे पहली है ड्रुमोंडाई। ड्रुमोंडाई को हम लोग कॉमन भाषा के अंदर या
सामान्य भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, शैटर केन। ठीक है, जिस तरह से शुगर केन होता है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इसी प्रकार इसको क्या बोल देते हैं, शैटर केन, या इसको क्या बोलते हैं, सूडान ग्रास। ठीक है, या सूडान घास बोल देते हैं इसको। तो ये हो गई इसकी पहली उपजाति या सब स्पीसीज। दूसरी सब स्पीसीज या उपजाति की बात करें तो ये होती है बाई कलर। ठीक है, ये इसकी कृष्य उपजाति है, यानी कि कल्टीवेटेड सब स्पीसीज है। ठीक है, तो सोरगम का एक्चुअल में अगर बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सोरगम बाइकलर बाइकलर। ठीक है, तो एक बाइकलर तो इसकी स्पीसीज हो जाएगी और दूसरी बाइकलर क्या है, इसकी सब स्पीसीज हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी इसकी सब स्पीसीज जो है या उपजाति जो है वो कौन सी है, ओरंडीनेसियम। तो इन तीनों उपजातियों के या सब स्पीसीज के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात कर लेते हैं, उत्पत्ति केंद्र की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ओरिजिन है ज्वार का, वो कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हुआ है। ठीक है, जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें हुआ था। और अफ्रीका में फिर कहाँ हुआ है, अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है अफ्रीका का, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है अफ्रीका का, उसमें कौन कौन से भाग हैं, एक तो है मॉडर्न इथोपिया, है ना, इथोपिया एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, मॉडर्न इथोपिया, व सूडान रीजन जो है। ठीक है ना, सूडान एक क्षेत्र है, एक रीजन है अफ्रीका के अंदर। तो ये दोनों जो हैं वो माने जाते हैं उत्पत्ति केंद्र किसके, ज्वार या सोरगम। ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्वार का जो सेंटर ऑफ रीजन है उससे रिलेटेड। तो उसमें ऑप्शन जो है वो आपको अफ्रीका भी दिया जा सकता है ना, या तो अफ्रीका दिया होगा, या फिर मॉडर्न इथोपिया दिया होगा, या फिर सूडान रीजन दिया होगा। ठीक है, तीनों एक साथ दिए होंगे तो चौथा ऑप्शन क्या होगा फिर, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। उसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की बात करते हैं। तो ज्वार का जो पौधा है, सोरगम का जो प्लांट है, उसकी जो ऊंचाई है या लेंथ है वो कितनी होती है, 0.5 से लेके 6 मीटर तक। ठीक है, लगभग आधे मीटर से लेके 6 मीटर तक मैक्सिमम जो है इसकी ऊंचाई हो सकती है। अब इसका जो पुष्पक्रम है या जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, पौधे के शीर्ष पर उपस्थित होता है, यानी कि टर्मिनल पर, प्लांट के बिल्कुल एपिकल पार्ट पर या टर्मिनल पर इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है। और उस पुष्पक्रम का नाम क्या है अभी, स्पाइक पुष्पक्रम या स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे स्पाइक बोल दो चाहे पैनिकल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब नहीं इसको डायग्राम से देखते हैं अभी। तो ये आपको एक प्लांट दिख रहा होगा। ठीक है, ज्वार का जो प्लांट है या ज्वार का जो पौधा है वो लगभग इस तरह से होता है। तो इसके बिल्कुल शीर्ष पर आपको दिख रहा होगा पैनिकल, या इसको स्पाइक भी बोलते हैं। तो पैनिकल की जो लंबाई है वो कितनी होती है अभी, 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 50 से 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये जो पैनिकल है या स्पाइक है, ये एक पर्ण के कक्ष से, है ना, एक लीफ के एक्सेस से डेवलप होती है। और उस लीफ को क्या बोल देते हैं हम लोग, ध्वज पर्ण, फ्लैग लीफ या बूट लीफ बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो पैनिकल है इसका जो स्टॉक है ना, इसका जो वृंत है वो क्या कहलाता है अभी, कलम कहलाता है। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ पर्ण या पत्तियां या लीव्स जो हैं वो उपस्थित होती हैं। और ये जो लीव्स हैं इनमें वेनेशन या जो पर्ण विन्यास है वो किस तरह का होता है, शिरा विन्यास जो है वो किस तरह का होता है, पैरेलल या समानांतर, है ना, क्योंकि ये एक बीजपत्री पौधा है। और एक बीजपत्री या मोनोकोट प्लांट्स में जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं उनमें शिरा विन्यास कैसा होता है, वेनेशन समानांतर या पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। और इसमें नीचे इसका रूट सिस्टम होता है, और रूट सिस्टम क्राउन की तरह दिखाई देता है या एक मुकुट की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, क्राउन रूट बोल देते हैं। ये जो रूट्स हैं ये कैसी होती हैं अभी, अपस्थानिक या एडवेंटिशियस टाइप की रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये है अभी ज्वार का प्लांट। तो ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है। चलिए उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। पैनिकल की लंबाई मैंने आपको पहले भी बता दी है, 50 से 60 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है ये। पैनिकल की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी हो सकती है अभी, 30 सेंटीमीटर हो सकती है। ठीक है, तो ज्वार की पैनिकल आपने देखी होगी। अब हर एक पैनिकल के अंदर क्या कुछ उपस्थित होता है, तो प्रत्येक पैनिकल या जो स्पाइक है वो फर्दर आगे विभाजित होती है या डिवाइड होती है, किसके अंदर, ब्रांचेस के अंदर या शाखाओं के अंदर। और ये जो शाखाएं हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, प्राइमरी ब्रांचेस या प्राथमिक शाखाएं, और दूसरी होती हैं सेकेंडरी ब्रांचेस या
द्वितीयक शाखाएं। ठीक है, इसको अपने आगे डायग्राम से भी देखेंगे। और जो स्पाइकिकाएं हैं या स्पाइकलेट्स हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं? इन्हीं प्राथमिक व द्वितीयक शाखाओं पर, प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रांचेस पर जो स्पाइकलेट्स हैं वो पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। तो इसको अपने डायग्राम से देखते हैं अभी। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेंटर में केंद्रीय अक्ष है या सेंट्रल एक्सिस है, और इस सेंट्रल एक्सिस पर या केंद्रीय अक्ष पर सबसे पहले उत्पन्न होने वाली जो शाखा है ना, इस शाखा को क्या बोलेंगे हम लोग? इस ब्रांच को क्या बोलेंगे? प्राथमिक शाखा या प्राइमरी ब्रांच। और ये जो प्राइमरी ब्रांच है या प्राथमिक शाखा है, ये फिर आगे फर्दर डिवाइड है। ठीक है, आगे फिर से इसका विभाजन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीयक शाखा या सेकेंडरी ब्रांच। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइकलेट्स हैं या स्पाइकिकाएँ हैं वो कहाँ पर उपस्थित होती हैं? प्राथमिक व द्वितीयक शाखाओं पर। तो प्राथमिक शाखा पर ये प्राथमिक शाखा है, इसके बिल्कुल एपेक्स पर स्पाइकिकाएँ उपस्थित होंगी। इसके अलावा जो द्वितीयक शाखाएँ हैं इनके बिल्कुल सिरे पर जो स्पाइकिकाएँ हैं या स्पाइकलेट्स हैं वो बिल्कुल सिरे पर उपस्थित होंगे। ठीक है, अब स्पाइकिकाएँ जो हैं वो किस तरह पाई जाती हैं? ये जोड़ों में पाई जाती हैं, है ना। जोड़े का मतलब क्या होता है? दो स्पाइकिकाएँ। तो दो स्पाइकिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? एक जोड़ा या एक पेयर। तो पेयर्ड स्पाइकलेट्स होती हैं या जोड़ों में पाई जाने वाली स्पाइकिकाएँ होती हैं। इसको अपने आगे डिटेल में देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर। तो स्पाइकिकाएँ या स्पाइकलेट्स मैंने आपको बताया जोड़ों में होती हैं या पेयर्स में पाई जाती हैं। प्रत्येक स्पाइकिका जोड़े में कितनी स्पाइकिकाएँ या हर एक जो स्पाइकलेट पेयर है उसमें कितनी स्पाइकलेट्स होंगी? देयर आर 2 स्पाइकलेट्स। अब इन दोनों स्पाइकलेट्स में से एक जो स्पाइकिका है या एक स्पाइकलेट जो है वो कैसी होगी? अवृंतीय होगी या सेसाइल होगी, है ना। सेसाइल मतलब स्टॉकलेस, वृंत रहित। और दूसरी जो स्पाइकलेट है या स्पाइकिका है वो कैसी होगी? वृंतीय या पेडिसिलेट, है ना, या स्टॉक्ड होगी, इसमें स्टॉक उपस्थित होगा। तो दो तरह की स्पाइकिकाएँ होंगी, एक पेयर के अंदर या एक जोड़े के अंदर। ठीक है, अब इनमें से जो अवृंतीय स्पाइकिका जो है यानी कि जो सेसाइल स्पाइकलेट है वो कैसी होती है? फर्टाइल या उर्वर होती है। इसका मतलब ये जनन करने में सक्षम होती है। जबकि जो वृंतीय स्पाइकिका है या पेडिसिलेट स्पाइकलेट है वो कैसी होती है? स्टेराइल या बंधे होती है। इसका मतलब ये जनन करने में सक्षम नहीं होती। ठीक है, तो इसको अपने डायग्राम से देखते हैं अभी। तो इस डायग्राम के अंदर आपको एक स्पाइकलेट पेयर या एक स्पाइकिका जोड़ा जो है वो प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो स्पाइकिका है ये अवृंतीय स्पाइकिका है या सेसाइल स्पाइकलेट है, क्योंकि इसका कोई भी व्रंत या स्टॉक नहीं है। ठीक है, ये कैसी है? उर्वर या फर्टाइल है। ठीक है, इसका मतलब ये जनन करने में सक्षम है। इसके अंदर जो भी पुष्प वगैरह उपस्थित होंगे वो जनन करने में सक्षम होंगे, है ना, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। दूसरी स्पाइकिका जो है वो कैसी है? अभी वृंतीय स्पाइकिका है या पेडिसिलेट स्पाइकलेट है। इसमें देख सकते हो आप इसका लॉन्ग पेडिसेल है या वृंत है जो इसको मदर एक्सिस के साथ या मात्र अक्ष के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, ये जो वृंतीय स्पाइकिका है या पेडिसिलेट स्पाइकलेट्स है ये कैसी होती है? बंधे होती है या स्टेराइल होती है। इसका मतलब ये जनन नहीं कर सकती या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है एक स्पाइकलेट पेयर या एक स्पाइकिका जोड़ा। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ जो अवृंतीय स्पाइकिका है या सेसाइल स्पाइकलेट है उसी की बात करेंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यही क्या है? उर्वर है या फर्टाइल है, यही जनन करने में सक्षम है। तो हम लोग इसके अंदर की संरचना जो है वो देखने वाले हैं आगे। अब जो अवृंतीय स्पाइकिका है या सेसाइल स्पाइकलेट है इसके अंदर टोटल कितने फ्लावर्स होते हैं या पुष्प होते हैं? तो इसके अंदर 2 पुष्प होते हैं या 2 फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये जो फ्लावर्स हैं वो घिरे हुए रहते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, किसके द्वारा? ग्लूम सहपत्रों के द्वारा, है ना। ग्लूम्स क्या होते हैं? भी ब्रैक्ट्स होते हैं, इनको स्टेराइल ब्रैक्ट्स या बंधे सहपत्र बोल देते हैं। तो 2 ग्लूम्स होते हैं, आंतरिक ग्लूम और बाहरी ग्लूम। ठीक है, इंटरनल ग्लूम एंड आउटर ग्लूम। तो इन दोनों सहपत्रों के अंदर या ब्रैक्ट्स के अंदर जो दोनों के दोनों पुष्प हैं या फ्लावर्स हैं वो बंद रहते हैं। ठीक है, अब 2 पुष्प हैं या 2 फ्लावर्स हैं, इनमें से जो ऊपरी पुष्प होगा या अपर फ्लावर होगा वो कैसा होगा? भी पूर्ण होगा या कंप्लीट होगा। कंप्लीट का क्या मतलब है? अभी उसके अंदर पुंकेसर व स्त्रीकेसर यानी स्टामेंस एंड कार्पेल्स ये दोनों के दोनों उपस्थित होंगे।
ठीक है। इसका मतलब ये फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा या द्विलिंगी होगा। लेकिन जो निचला पुष्प है या लोअर फ्लावर है, ये कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है या हरासित होता है। इसका मतलब क्या है, ये कैसा होगा, नर पुष्प होगा या स्टेमिनेट फ्लावर होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ स्टामेंस या पुंकेसर ही उपस्थित होते हैं, इसमें कार्पेल का पूर्णतया अभाव होता है। ठीक है, इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक स्पाइकलेट या स्पाइकिका हमने शो की हुई है। नीचे से चलते हैं तो सबसे नीचे की तरफ क्या होता है अभी, निचला ग्लूम या लोअर ग्लूम होता है, और दूसरी तरफ इसका क्या होगा, अपर ग्लूम या ऊपरी ग्लूम होगा। तो ये दोनों क्या है अभी, स्टेराइल ब्रैक्ट्स हैं या बंदे सहपत्र हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर चलें अपने, तो यहाँ पे आपको लेम्मा दिख रहे होंगे। ठीक है, जितने पुष्प होते हैं उतने ही लेम्मा होंगे, उतने ही पेलिया होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो पुष्प एक साथ हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दो लेम्मा होंगे। तो एक लेम्मा तो ये है और एक लेम्मा जो है वो दूसरी तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो लेम्मा के एक्सेस से या अक्ष से पुष्प जो हैं वो विकसित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या द्विलिंगी पुष्प है, तो इसके अंदर ये वाली तो है कार्पेल या अंडप, और ये क्या है, स्टामेंस हैं। तो टोटल कितने स्टामेंस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 स्टामेंस हैं। ठीक है, और ये कवर्ड है, ढका हुआ है किसके द्वारा, पेलिया के द्वारा। तो ये इस बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प की पेलिया है। दूसरे पुष्प की बात करते हैं जो कि रिड्यूस्ड है या हरासित है। ये कैसा है, अभी पुंकेसरी पुष्प है या स्टैमिनेट फ्लावर है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो सिर्फ 3 स्टामेंस दिख रहे होंगे आपको या 3 पुंकेसर दिख रहे होंगे। इसके अंदर कार्पेल या अंडप जो है उसका पूर्णतया अभाव होता है। ठीक है, और ये इसकी पेलिया है, इस स्टैमिनेट फ्लावर या पुंकेसरी पुष्प की पेलिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये है अभी एक स्पाइकिका के अंदर की संरचना या स्पाइकलेट जो है उसकी इनर स्ट्रक्चर। चलिए इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो ऊपरी पुष्प है या अपर फ्लावर है, ठीक है, वो कैसा होता है, पूर्ण होता है या कंप्लीट होता है। तो इस फ्लावर के अंदर कौन कौन से भाग होंगे, तो इसमें एक लेम्मा होगा, मैंने बताया अभी आपको, एक पेलिया होगा। ठीक है, तो लेम्मा व पेलिया के द्वारा ढके हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लेम्मा नीचे से ढक रहा है और जो पेलिया है वो ऊपर से इसको ढक रही है। तो लेम्मा और पेलिया के द्वारा ये ढके हुए रहते हैं। इसके अलावा इसमें 3 पुंकेसर या 3 स्टामेंस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। एक अंडप या एक कार्पल होगा, और 2 इसमें क्या होते हैं, लोडिक्यूल्स होते हैं। लोडिक्यूल्स हैं क्या हैं भाई, ये हरासित परिदल हैं या रिड्यूस्ड टेपल्स हैं। ठीक है, और हरासित होने की वजह से इनको विशेष नाम दिया जाता है, रिड्यूस्ड होने की वजह से इनको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लोडिक्यूल्स, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। तो कितनी संख्या में होते हैं ये, 2 होते हैं। तो 2 लोडिक्यूल्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं पूर्ण पुष्प के अंदर या कंप्लीट फ्लावर के अंदर। अब अंडप की बात करते हैं, कार्पेल की बात करते हैं, तो इसकी जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, द्विशाखित होती है यानी बाइफिड होती है। आगे से 2 शाखाओं के अंदर या ब्रांचेस के अंदर ये विभाजित होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है, पंखनुमा या ब्रुशनुमा होती है, यानी फिदरी और ब्रुश लाइक होती है। ठीक है, ये इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये आसानी से जो परागकण हैं या पॉलन ग्रेन्स हैं उनको आसानी से ये ग्रहण कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर सकती है। ठीक है, ताकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऊपरी पुष्प या अपर फ्लावर को डायग्राम से देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा अभी आपको, अपने नीचे से शुरू करते हैं। तो एक तरफ तो क्या है अभी, लेम्मा है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, पेलिया है। तो लेम्मा और पेलिया के अंदर ये जो फ्लावर है ये बंद होता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, लोडिक्यूल्स, तो लोडिक्यूल्स की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे 2 लोडिक्यूल्स देख रहे होंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इसके मुख्य भाग आ जाते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा होगा इसका अंडप या कार्पेल। तो एक अंडप होता है इसके अंदर, और अंडप जो है या कार्पेल जो है इसकी जो स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है ना, ये पंखनुमा या ब्रुशनुमा होती है ना, दिख रही होगी आपको। और ये 2 भागों में विभाजित होती है, यानी कि द्विशाखित होती है या बाइफिड होती है। तो ये भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो एक ही कार्पल है या एक ही अंडप है। पुंकेसरों की बात कर लेते हैं, तो 3 पुंकेसर आपको दिख रहे होंगे। एक तो ये वाला है ना, और 2 इस तरफ है। तो 3 पुंकेसर हैं या 3 स्टामेंस जो हैं वो अपर फ्लावर या ऊपरी पुष्प के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद निचले पुष्प की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लोअर फ्लावर है वो कैसा होता है, रिड्यूस्ड होता है या हरासित होता है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें एक तो लेम्मा होगा और पेलिया होगा, है ना। तो लेम्मा और पेलिया के द्वारा ये ढके हुए रहते हैं। इसको डायग्राम से अगर अपने देखें
तो स्पाइकलेट या स्पाइकिका के डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ये पुंकेसरी पुष्प है या स्टैमिनेट फ्लावर है, ये लोअर फ्लावर है, ठीक है, निचला पुष्प है ये। तो इसमें आपको सिर्फ 3 स्टामेन्स दिख रहे होंगे, नीचे की तरफ क्या है, लेमा, और ऊपर की तरफ पैलिया। तो लेमा और पैलिया के द्वारा ये कवर्ड रहते हैं या ढके हुए रहते हैं। इसके अलावा 3 पुंकेसर या स्टामेन्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। 2 लोडिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह से, और इसमें अंडप का पूर्णतया अभाव होता है, क्योंकि ये क्या है, नर पुष्प है या मेल फ्लावर है, तो इसमें फीमेल पार्ट या मादा भाग नहीं होगा, तो इसमें अंडप या कार्पेल पूर्णतया क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये देख सकते हो आप, लोअर फ्लावर या निचला पुष्प। तो इसमें नीचे से स्टार्ट करें अगर अपने, तो एक तरफ क्या होगा, लेमा होगा, और दूसरी तरफ क्या है, पेलिया। तो लेमा और पेलिया के अंदर ये कवर्ड होते हैं। लोडिक्यूल्स मैंने 2 बताया अभी आपको, तो 2 लोडिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर। इसमें अंडप या कार्पेल का पूर्णतया अभाव होता है, तो यहाँ पे अंडप या कार्पेल नहीं है। पुंकेसर या स्टामेंस कितने होंगे इसके अंदर, 3 है, तो एक तो ये रहा और 2 ये, तो टोटल 3 स्टामेंस या पुंकेसर इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये है भी निचला पुष्प, लोअर फ्लावर, जो कि कैसा होता है, स्टैमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर होता है या नर पुष्प होता है। अब इसका फ्लोरल डायग्राम अपने देख लेते हैं। अगर अपने ऊपर से देखें इसके फ्लावर को, तो किस तरह से ये दिखाई देगा। तो सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा मात्र अक्ष या मदर एक्सेस। तो जिस टहनी के ऊपर या ट्विग के ऊपर जो फ्लावर है लगा रहता है ना, या जिस अक्ष के ऊपर पुष्प लगा रहता है या स्पाइकिका लगी रहती है, वो क्या कहलाता है, मदर एक्सेस या मात्र अक्ष कहलाता है। अब एक स्पाइकिका के अंदर 2 ग्लूम्स होते हैं, तो ये तो ऊपरी ग्लूम हो जाएगा, अपर ग्लूम, ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, निचला ग्लूम हो जाएगा। तो ये दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों ग्लूम्स के बीच क्या उपस्थित होता है, 2 फ्लावर्स पाए जाते हैं। इनमें से एक फ्लावर कैसा होता है, द्विलिंगी होता है या बाइसेक्सुअल होता है, और दूसरा फ्लावर क्या होता है, एक लिंगी होता है या यूनिसेक्सुअल होता है। और ये कैसा होता है, पुंकेसरी या स्टैमिनेट फ्लावर होता है, यानी कि नर पुष्प होता है, मेल फ्लावर होता है। तो अपने और पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या द्विलिंगी पुष्प है, इसमें ये देख सकते हो आप, लेम्मा, और नीचे की तरफ इसमें क्या है, पेलिया है। तो लेम्मा और पेलिया के बीच क्या बंद रहता है अभी, 3 पुंकेसर और एक अंडप जो है। इसका मतलब ये बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी पुष्प हो गया। इसके अलावा 2 लोडिक्यूल्स, तो एक लोडिक्यूल ये रहा और दूसरा लोडिक्यूल ये रहा, ठीक है। फिर इसके नीचे की तरफ क्या होगा, पुंकेसरी पुष्प या स्टैमिनेट फ्लावर होगा। तो इसमें ऊपर की तरफ पेलिया और नीचे की तरफ लेम्मा जो है, ठीक है। तो लेम्मा और पेलिया के मध्य जो है वो लोडिक्यूल्स, 2 तो लोडिक्यूल्स हो जाएंगे इसके अंदर, और 3 पुंकेसर या स्टामेंस हो जाएंगे। और बिल्कुल सेंटर में देखो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अंडप या कार्पेल का पूर्णतया अभाव है। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है परागण या पॉलिनेशन। अब इसमें जो फ्लावरिंग या पुष्पन है ज्वार के अंदर, ठीक है, वो कब से कब तक होता है, तो सुबह के टाइम यानी मॉर्निंग के टाइम पर, अर्ली मॉर्निंग में या सुबह जल्दी जो है वो फ्लावरिंग या पुष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पैनिकल के अंदर, ठीक है, या स्पाइक के अंदर। और कब तक चलती रहती है, ये पूरा दिन चलेगी और फिर देर रात तक, लगभग 10-11 बजे तक, ठीक है ना, लेट नाइट तक जो फ्लावरिंग है वो होती रहती है, ठीक है। तो ये तो पुष्पन का टाइम हो गया, फ्लावरिंग का टाइम हो गया। उसके बाद जो फ्लावरिंग है वो किस प्रकार से होती है, पैनिकल या स्पाइक के अंदर। तो पैनिकल जो है उसके शीर्ष भाग से, बिल्कुल टर्मिनल पार्ट से स्टार्ट होगी और नीचे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। सबसे पहले जो पुष्प खिलेगा वो कहाँ पे खिलेगा, बिल्कुल एपेक्स पर या टर्मिनल भाग पर, पैनिकल के बिल्कुल शीर्ष भाग पर, और फिर नीचे की ओर बढ़ता जाएगा, नीचे की ओर जो पुष्प हैं वो खिलते जाएंगे, ठीक है। तो डाउन, ऊपर से नीचे की ओर या अपर पार्ट से लोअर पार्ट की ओर जो फ्लावरिंग है या पुष्पन है वो प्रक्रिया होती है। अब ज्वार के अंदर जो परागण है या पॉलिनेशन आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा होता है, तो ये होता है अभी वायु परागण, यानी कि एनिमोफिली बोलते हैं इसको, ठीक है। हवा के द्वारा या वायु के द्वारा जो परागकण है वो परागकोशों से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, हवा के द्वारा या वायु के द्वारा। तो पॉलन ग्रेन्स एंथर्स से निकलेंगे, ठीक है, जब एंथर्स का डाइसेंस होगा या स्फुटन होगा, और स्टिग्मा तक उसको पहुंचाया जाएगा किसके द्वारा, बाय एयर के द्वारा। तो उसको बोलते हैं एनिमोफिली या वायु परागण। अब जो ज्वार है, जो सॉर्गम है, ये किस प्रकार की फसल है भाई, स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है,
ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पर परागण भी होता है। कितना होता है भाई? 6 से 30% तक होता है। और ऐसा क्यों होता है भाई? जो वर्तिकाग्र है, ठीक है, या स्टिग्मा जो है ज्वार के अंदर, वो पुष्पन से पहले ही ग्रहणशील हो जाती है, यानी फ्लावरिंग होने से पहले ही, यानी कि जब फ्लावर जो है वो बंद होता है, ठीक है, अभी खिला नहीं होता, ओपन नहीं होता, उस टाइम ही जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है वो ग्रहणशील हो जाती है, यानी कि रिसेप्टिव हो जाती है। और जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है ये परागकोशों के स्फुटन से पहले ही, ठीक है, बाहर निकल आती है, फ्लावर से बाहर निकल आएगी परागकोशों के स्फुटन से पहले, यानी कि एंथर्स के डाइजेशन से पहले ही जो स्टिग्मा है वो बाहर निकल आती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी दूसरे प्लांट से कोई पॉलन ग्रेन आ रहा है, किसी दूसरे पौधे से कोई परागकण आ रहा है, तो वो स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो सकता है, ठीक है, जुड़ सकता है। और जब वो स्टिग्मा के ऊपर या वर्तिकाग्र के ऊपर आ गया तो उसका मतलब वो क्या हो गया? क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण हो गया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? स्त्री पूर्वता, या इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो ज्वार के पौधे में प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता पाए जाने के कारण 6 से 30% तक पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके परागण के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अब जो फ्लावर है वो ओपन किस वजह से होता है ना, जो पुष्प है वो खुलता किस वजह से है? तो लोडिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है ना, लोडिक्यूल्स जो कि हरासित परिदल होते हैं, रिड्यूस्ड टैपल्स होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं हर एक पुष्प के अंदर। तो लोडिक्यूल्स में क्या होती है? स्वेलिंग आती है ना, ये मॉइस्चर को ग्रहण करते हैं और मॉइस्चर की वजह से या नमी की वजह से इनमें स्वेलिंग आती है या ये फूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फ्लावर है या पुष्प है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने की वजह से जो ग्लूम्स हैं, है ना, ग्लूम्स पत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, जिससे जो फ्लावर है वो ओपन हो जाता है या पुष्प जो है वो खुल जाता है, ठीक है। और फ्लावर खुल गया, पुष्प जो है वो ओपन हो गया, इसका मतलब जो वर्तिकाग्र होगी या स्टिग्मा होगी वो बाहर आ जाए। अब जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है ये कब तक रिसेप्टिव स्टेट में रहेगी या कब तक ग्राही बनी रहेगी? तो ये जब पुष्पन कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, या फ्लावरिंग जो है जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके 8 से 16 दिन बाद तक भी जो वर्तिकाग्र है वो परागकणों को ग्रहण करने के लिए या पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। तो इसकी रिसेप्टिविटी या ग्रहणशीलता फ्लावरिंग के या पुष्पन के पूर्ण होने के 8 से 16 दिन बाद तक भी बनी रहती है, ठीक है। तो ये खास बात होती है ज्वार की। परागकण जो है उनकी जीवन क्षमता कितनी होती है? कुछ घंटों की, लगभग 4 से 5 घंटे तक जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है वो जीवित रह सकता है या वायबल रह सकता है, ठीक है। तो कुछ घंटों के पश्चात क्या होगा? ये वापस डेड हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका मतलब 4 से 5 घंटों में परागण होना या पॉलिनेशन होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है। एक बार जब परागण हो जाता है या पॉलिनेशन हो जाता है तो उसके बाद 2 से 4 घंटे का समय लगता है किसमें? निषेचन पूर्ण होने में या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने में, ठीक है। तो पॉलिनेशन के कंप्लीट होने के पश्चात 2 से 4 घंटों के अंदर ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आपसे फ्रूट के बारे में पूछा जाएगा। तो फ्रूट जो मैंने आपको धान के अंदर बताया था, है ना, पैडी में, या मेज़ के अंदर बताया था, मक्का के अंदर, वही सॉर्गम में भी होता है। तो सॉर्गम में भी किस तरह का फ्रूट है? कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है। तो इसमें यही इसका बीज होगा और यही इसका फल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फल भित्ति है, जो पेरिकार्प है या फ्रूट वॉल है, वो बीज चोल के साथ या सीड कॉट के साथ क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है या संलयित हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यही इसका फ्रूट कहलाता है और यही इसका क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। तो फ्रूट और सीड दोनों एक ही बात होती है। जितने भी ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं उन सब में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स।
तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रजनन उद्देश्य है या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक फसल से दूसरी फसल में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ज्वार में देखते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहला जो कि लगभग सभी फसलों के अंदर एक ही रहता है, अधिक उपज या हायर यील्ड। ठीक है, तो ज्वार के अंदर जो उपज है या यील्ड है वो कई फैक्टर्स पर या कई कारकों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे सबसे पहला है पैनिकल की लंबाई व चौड़ाई, यानी लेंथ एंड विड्थ ऑफ पैनिकल। ठीक है, पैनिकल की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी और जो विड्थ है या चौड़ाई है जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा संख्या में हमें ग्रेन्स या दाने जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो पर हेक्टेयर जो उपज है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा, प्रति पैनिकल प्राथमिक व द्वितीयक शाखाओं की संख्या। ठीक है, पर पैनिकल प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस जो हैं उनका जो नंबर है, ठीक है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो एक पैनिकल के अंदर या स्पाइक के अंदर जितनी ज़्यादा संख्या में प्राथमिक व द्वितीयक शाखाएं होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रांचेस होंगी, उतनी ही ज़्यादा स्पाइकलेट्स होंगी, है ना, उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, उतने ही ज़्यादा सीड्स बनेंगे, बीज बनेंगे, और उपज जो है वो उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा है 100 ग्राम बीजों का भार। ठीक है, तो 100 ग्राम बीजों का जो भार है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जो प्रति हेक्टेयर उपज है ज्वार की वो अधिक होगी। ठीक है, और चौथा फैक्टर है प्रति पैनिकल स्पाइकिकाओं की संख्या। ठीक है, एक पैनिकल में नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स जो हैं या स्पाइकिकाओं की जो संख्या है जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उपज हमें ज्वार की फसल में देखने को मिलेगी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो ज्वार में उपज को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दूसरा है अभी अधिक चारा उपज या हायर फोडर यील्ड। जितने भी ज्वार उगाई जाती है, अपने इंडिया की ही बात करते हैं, भारत के अंदर जितनी भी ज्वार की फसल उगाई जाती है उसमें से जो 35% ज्वार की फसल है वो किस लिए उगाई जाती है? पशु चारे के लिए या कैटल फोडर के लिए उगाई जाती है। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्लांट ब्रीडिंग का या पादप प्रजनन का कि हमें ज्वार से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जो हरा चारा है या ग्रीन फोडर है वो मिल सके। ठीक है, तो ये दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है। तीसरा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है शीघ्र परिपक्वता या अर्ली मैचुरेशन इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ज्वार जो है वो पकने में कितना समय लेती है? अभी 90 से लेके 170 दिन का समय ले सकती है। ठीक है, 90 to 170 डेज में जो ज्वार है वो मैच्योर हो जाती है, यानी कि उसमें सीड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब जो मैचुरेशन पीरियड है या परिपक्वन काल है इसको कुछ फैक्टर्स के द्वारा या कारकों के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, जैसे जीन प्रारूप जो है, जीनोटाइप। ठीक है, अब ज्वार की अलग अलग किस्मों के अंदर अलग अलग प्रकार का जीन प्रारूप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ जीन प्रारूप या जीनोटाइप ऐसे होंगे जो कम समय में, यानी कि 90 से 100 दिनों में ही, 90 to 100 डेज में ही पककर तैयार हो जाएंगे। कुछ जीन प्रारूप या जीनोटाइप ऐसे होंगे जो 160 से 170 दिन का समय लेंगे। ठीक है, मैचुरेशन में। तो इस तरह से जीनोटाइप या जीन प्रारूप जो है वो प्रभावित कर रहा है परिपक्वन काल या मैचुरेशन पीरियड को। दूसरा है तापमान। तापमान जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो तापमान की जो परिस्थिति है वो ज्वार की फसल के परिपक्वन काल को या मैचुरेशन पीरियड को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश काल जो है, ठीक है, प्रकाश काल या फोटो पीरियड जो है वो किसको प्रभावित करता है? फ्लावरिंग या पुष्पन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर प्रकाश काल जो है या फोटो पीरियड जो है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा, ठीक है, तो पुष्पन जो है वो अनियमित तरीके से होगा या पुष्पन ज़्यादा समय लेगा, फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी, जिससे जो परिपक्वन काल है या मैचुरेशन पीरियड है उसका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं या 3 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं मैचुरेशन पीरियड या परिपक्वन काल। उसके बाद नेक्स्ट है भाई कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो ज्वार की फसल को कई प्रकार के जो कीट हैं या इंसेक्ट्स हैं वो डैमेज कर सकते हैं, भी क्षति पहुंचा सकते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, जो उपज है वो कम हो जाएगी, जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है ज्वार की वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमें आर्थिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें पादप प्रजनन के अंदर एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रखना है कि हमें कीटों के प्रति
जो रोधी किस्में हैं या इंसेक्ट्स के प्रति जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं वो डेवलप करनी है। तो मेनली 3 टाइप के इंसेक्ट्स हैं या 3 प्रकार के कीट हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं अभी? सबसे पहला है शूट फ्लाई, ठीक है, स्टेम बोरर, मिज, ठीक है, ये एंटोमोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो ये 3 इंसेक्ट्स या कीट हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ज्वार की फसल को या सॉर्गम क्रॉप को, और इनके प्रति हमें रोधी किस्में विकसित करनी है, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है भी रोग रोधिता या डिजीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ज्वार की फसल के अंदर कई तरह के रोग जो हैं या डिजीज़ जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादातर ऐसे हैं जो फंगस के द्वारा या कवक के द्वारा कॉज किए जाते हैं, कुछ वायरल डिजीज़ भी होती हैं, है ना, कुछ निमेटोड डिजीज़ भी होती हैं। तो कई सारी डिजीज़ हैं। इन रोगों की वजह से क्या हो सकता है अभी? इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो गुणवत्ता क्वालिटी है और जो यील्ड है यानी उपज है उसमें कमी आ सकती है। तो इसलिए हमें ये उद्देश्य रखना है या ये ऑब्जेक्टिव रखना है कि हम प्रतिरोधी किस्मों का रोगों के प्रति या डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को हम लोग डेवलप करें। तो ये कौन कौन सी डिजीज़ हैं अभी इनके नाम आपने सुने होंगे प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। लीफ ब्लाइट, ठीक है, लीफ स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, रेड रॉट, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, अर्गट, चारकोल रॉट, माइलो डिजीज़, कवर्ड एंड लूज स्मट। तो ये 10 रोग हैं या डिजीज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं या प्रभावित करती हैं ज्वार की फसल। तो इनके प्रति हमें रोधी किस्में या रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप करनी होती है। उसके बाद अभी अजैविक प्रतिबल रोधिता या इसको बोल देते हैं एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पतन रोधिता या फॉल प्रूफ। तो ज्वार की फसल में जो फॉलिंग की प्रॉब्लम है या पतन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा रहती है। ज्वार का पौधा जो है वो 6 मीटर तक लंबाई जो है वो उसकी अधिकतम हो सकती है, ठीक है। 6 मीटर लंबाई बहुत होती है। अगर मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल गई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो ज्वार के पौधे हैं वो टूट सकते हैं बीच में से, ठीक है। या कई बार हमने जैसे पानी लगा दिया उसके बाद तेज़ हवा चल गई तो ज्वार के पौधे गिर सकते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? पतन या फॉल ऑफ। तो हमें ज्वार की ऐसी किस्में विकसित करनी है जो पतन रोधी हों या फॉल प्रूफ हो, ठीक है। दूसरा है लवण रोधिता या सॉल्ट रेजिस्टेंट। मृदा के अंदर जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है या जो लवण है उनकी सांद्रता है वो उपज को प्रभावित करती है या यील्ड को इफ़ेक्ट करती है। अगर ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है, ज़्यादा मात्रा में लवण है मृदा के अंदर, तो जो उपज है ज्वार की वो कम होगी, जो प्लांट्स बनेंगे या पौधे बनेंगे वो कम विग्रस होंगे, है ना। तो इसलिए हमें लवण रोधी या सॉल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना होगा इसके अंदर, ज्वार के अंदर। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके अलावा सूखा रोधिता या ड्रॉट रेजिस्टेंट। तो ड्रॉट की जो कंडीशन है ये सभी फसलों के अंदर रहती है लगभग। अगर मान लीजिए इरिगेशन नहीं दिया हमने टाइम पर या समय पर हमने सिंचाई नहीं दी तो जो प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, सूखने लग जाते हैं या ड्राई होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो यील्ड है या उपज है ना, वो प्रभावित होती है। तो इसलिए हमें ज्वार के अंदर ऐसी किस्में विकसित करने के प्रयास करने चाहिए जो सूखा रोधी हों या ड्रॉट रेजिस्टेंट। उसके बाद कुछ विशिष्ट लक्षण भी हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं ज्वार के अंदर जो हम लोग उद्देश्य लेके चल सकते हैं। जैसे मीठी ज्वार या इसको बोल देते हैं स्वीट सॉर्गम, ठीक है। तो हमें क्या करना है अभी, शुगर की अमाउंट को बढ़ाना है, ठीक है। ज्वार के बीजों के अंदर या ज्वार की पत्तियों के अंदर हमें क्या करना है, शुगर के कंटेंट को बढ़ाना है। तो ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ज्वार जितनी मीठी होगी भी उतना ही जो कैटल्स हैं या पशु हैं उनके द्वारा ज़्यादा पसंद की जाएगी, है ना। तो फोडर के रूप में हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा बीज में अगर ज़्यादा शर्करा है या शुगर है तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो भी हमारे लिए इकोनॉमिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके अलावा ज्वार के अंदर एक खरपतवार होती है स्ट्रिगा, है ना। स्ट्रिगा खरपतवार जो है या स्ट्रिगा जो वीड है वो कंपटीशन करती है,
ठीक है, किसके लिए? स्पेस के लिए, जगह के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है, पोषक पदार्थों के लिए, मृदा से जो भी लिए जाते हैं। इसके अलावा वाटर के लिए, ठीक है ना, जो भी हम लोग सिंचाई देते हैं तो वो सारी की सारी स्ट्रिगा प्लांट के द्वारा खींच ली जाती है। तो ये जो खरपतवार है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है ज्वार की फसल को, इसलिए हमें ऐसे करैक्टर विकसित करने हैं ज्वार के अंदर ताकि वो ज़्यादा कंपटीशन कर सकें किसके साथ? स्ट्रिगा खरपतवार के साथ। तो हमें स्ट्रिगा खरपतवार रोधी किस्में जो हैं वो विकसित करनी हैं ज्वार की फसल में। उसके बाद पोषक मूल्य या न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं। तो ज्वार में एक अमीनो अम्ल होता है, एक अमीनो एसिड होता है, इसको बोलते हैं लाइसिन। तो लाइसिन मुख्य अमीनो अम्ल होता है। लाइसिन की मात्रा अगर ज्वार में जितनी ज़्यादा होगी, ज्वार के बीजों में जितना अधिक मात्रा में लाइसिन होगा उतनी ही ज़्यादा गुणवत्ता या क्वालिटी मानी जाएगी ज्वार की, ठीक है। तो लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा को बढ़ाना भी हमारा एक उद्देश्य हो सकता है प्लांट ब्रीडिंग के, ठीक है, ज्वार की फसल में। तो ये हैं अभी ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स या प्रजनन उद्देश्य जो आपको करने हैं। उसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मेथड्स। तो कौन कौन सी विधियों का उपयोग जो है वो इसके अंदर किया जाता है। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन बोल देते हैं इसको। तो कई देशों से ज्वार का या सोरगम का जो जन्म द्रव्य है या जर्म प्लाज्म है उसका इम्पोर्ट किया गया है या उसका आयात किया गया है भारत के अंदर, ठीक है, इंडिया में। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अभी इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे पाकिस्तान है, दक्षिणी एशिया है ना, साउथ एशिया, चीन, चाइना हो गया, जापान, अफ्रीका, यूएसए। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से ज्वार का जो जर्म प्लाज्म है वो इम्पोर्ट किया गया है, ठीक है। और ये जो जन्म द्रव्य है या जर्म प्लाज्म है इसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग? प्रजनन कार्यों में या ब्रीडिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। और ब्रीडिंग में भी किस में करते हैं? ज्वार की संकर किस्मों के निर्माण में, ठीक है। ज्वार की जो हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं उनके डेवलपमेंट में हम लोग इस जर्म प्लाज्म या जन्म द्रव्य का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है अभी पहली मेथड। दूसरी मेथड है अभी शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कई किस्मों को विकसित किया गया है ज्वार के अंदर। तो इन किस्मों पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सबसे पहली वैरायटी है PJ4K, ठीक है। दूसरी है 16K, तीसरी वैरायटी है विदिशा 61, ठीक है, 60 और 1 अलग अलग है। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी है इसकी आइसपुरी, नेक्स्ट वैरायटी है BP53 और नेक्स्ट वैरायटी है इसकी कोयम्बटूर चयन 1 या कोयम्बटूर सिलेक्शन 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये वैराइटीज़ हैं जो शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा ज्वार की फसल में विकसित की गई है। उसके बाद तीसरा आता है अभी वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन या किस्म संकरण, ठीक है। तो शुरू में क्या था अभी, ज्वार की देशी किस्मों के मध्य यानी जो लोकल वैराइटीज़ थी ज्वार की उनके मध्य क्रॉस करवाकर और फिर उसमें क्या किया जाता था? प्योर लाइन वेराइटीज़ या शुद्ध वंशक्रम किस्मों को विकसित किया जाता था, ठीक है। प्रारंभ में ये किया जाता था, शुरू में या इनिशियली। लेकिन आजकल क्या किया जाता है, आधुनिक वर्षों में क्या किया जाता है, जो उष्ण किस्में होती हैं यानी कि जो ट्रॉपिकल वेराइटीज़ होती हैं उनका क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ? उपोषण किस्मों के साथ, यानी कि सब ट्रॉपिकल वेराइटीज़ के साथ, ठीक है। और इससे कुछ वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं। 6 किस्में विकसित की गई हैं इस क्रॉस से या इस संकरण से। उसको बोलते हैं CSV2, CSV3, CSV4, CSV5, CSV6 एंड CSV7। तो टोटल 6 वेराइटीज़ हैं। यहाँ पे CSV की फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम वेराइटीज़, ठीक है। तो इनकी जो औसत उपज है वो कितनी है अभी? 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है इनकी यील्ड या उपज रहती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो संकरण या क्रॉस करवाया जाता है वो करवाया जाता है शीतोष्ण किस्मों का, है ना। शीतोष्ण यानी टेम्परेट वेराइटीज़ का क्रॉस करवाया जाता है किसके साथ? उष्ण किस्मों के साथ, यानी कि ट्रॉपिकल वेराइटीज़ के साथ, ठीक है। और इससे 4 किस्में या 4 वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं। इनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। CSV8R ये एक वैरायटी है, ठीक है। और 3 वेराइटीज़ ये हैं CSV10, CSV11 और CSV12।
यहाँ पे CSV की फुल फॉर्म क्या है? कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम वैरायटीज। इनकी उपज जो है वो पहली वाले से ज़्यादा है। कितनी है? 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये है अभी तीसरी विधि, प्रजनन विधि या ब्रीडिंग मेथड। नेक्स्ट जो है ब्रीडिंग मेथड या प्रजनन विधि कौन सी है? संकर किस्में या हाइब्रिड वैरायटीज। तो हाइब्रिड वैरायटीज़ को डेवलप करने के लिए या संकर किस्मों को विकसित करने के लिए हेटेरोसिस और CGMS यानी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा ज्वार के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो सब ज्वार में कितनी किस्में विकसित की गई हैं इस विधि के द्वारा? 11 किस्में। ठीक है, टोटल 11 किस्में हैं। इनके नाम पहले भी मैंने आपको बताए थे। CSH1 से लेके CSH11 तक टोटल 11 हैं। ठीक है, मतलब पहली क्या होगी? CSH1, फिर दूसरी CSH2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक टोटल 11 किस्में हैं या 11 वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे CSH की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड सॉर्गम हाइब्रिड। ठीक है, तो ये है अभी हाइब्रिड वैरायटीज़। तो ये 4 तरह की प्रजनन विधियाँ या ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है ज्वार की फसल के अंदर या सॉर्गम क्रॉप के अंदर। उसके बाद लास्ट टॉपिक एक रह गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम या इंटरनेशनल प्रोग्राम। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, पहले भी इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोग्राम है या अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो चल रहा है, ठीक है, जो सिर्फ सॉर्गम या ज्वार से ही नहीं बल्कि और भी कई फसलों से संबंधित है। तो वो कौन कौन सी फसलें, उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है अभी? ICRISAT। ठीक है, बहुत फेमस है। ICRISAT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपको रट लेनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ICRISAT की भारत में शुरुआत कब हुई थी भी? इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये। इसकी भारत में जो शुरुआत है वो हुई थी 1972 में, 1972 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। पंटेचेरू, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो इस जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो ICRISAT है, यहाँ पर कौन कौन सी फसलों का उन्नयन किया जाता है या कौन कौन सी क्रॉप्स की इम्प्रूवमेंट पर काम चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 फसलें हैं या 5 क्रॉप्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अभी सबसे पहला ज्वार आ गया, सॉर्गम। दूसरा है बाजरा, पर्ल मिलेट। तीसरा है मूंगफली यानी ग्राउंडनट। चौथा है अरहर यानी पीजन पी। और पांचवा है चना यानी ग्राम। तो ये 5 फसलें ऐसी हैं, 5 क्रॉप्स ऐसी हैं जिन पर इम्प्रूवमेंट वर्क या उन्नयन कार्य जो है वो चल रहा है। कहाँ पर? ICRISAT में। ठीक है, तो ICRISAT इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ICRISAT में ज्वार से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। ज्वार का जो जनन द्रव्य है, जो जर्म प्लाज्म है, उसकी 26,000 प्राथमिक प्रविष्टियों का अनुरक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, मतलब 26,000 जो प्राइमरी एंट्रीज हैं इसके जर्म प्लाज्म की, उसका मेंटेनेंस यहाँ पे किया जा रहा है ICRISAT के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। ICRISAT में ज्वार की जो सबसे बेस्ट या सबसे अच्छी किस्में जो हैं या वैरायटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी चल रही हैं, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 4 वैरायटीज़ हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ICSH10, ICSH 86646, ICSH 86647 एंड ICSH 86749। तो ये 4 वैरायटीज़ हैं या किस्में हैं जो सबसे अच्छी हैं या सबसे बेटर वैरायटीज़ हैं ज्वार की, जो कि ICRISAT में उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।